गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इंडक्शन क्या है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। आज मैं उसमें साइंटिफिक जो मेथड साइंटिफिक इंडक्शन में अपनाया जाता है उसके विभिन्न स्टेज, कैसे स्टेप्स हैं जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, उस पर मैं विस्तार से थोड़ा बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक आगमन है, जिसको कि साइंटिफिक इंडक्शन कहते हैं, उसमें हम एक जनरल जो व्यापक व्यापकता लाते हुए एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट तैयार करने का प्रयास करते हैं। और हमारा उद्देश्य ही होता है कि हम एक जनरलाइज्ड व्यापक वाक्य की स्थापना करना। देखिए, वाक्य और तर्कवाक्य में अंतर होता है। यहाँ पर जो है एक तर्कवाक्य है, इंडक्शन जो होता है वो तर्कवाक्य की स्थापना करते हैं हम, लेकिन वाक्य साधारण बोलचाल में हम बोलते हैं। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ही है कि एक व्यापक वाक्य की स्थापना करना। व्यापक आगमनात्मक अनुमान के द्वारा वैसे वाक्य की स्थापना करते हैं जो वास्तविक होता है। हमने पिछले क्लास में बताया कि इंडक्शन जो डिडक्शन जो होता है उसमें वो फैक्चुअल होता है, बट द इंडक्शन इज़ रियल। इसमें व्यापक वाक्य की स्थापना करते हैं जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। ये केवल तार्किक नहीं होता है, इसका तार्किक के साथ साथ ये वास्तविक जगत से उसका मेल खाता है। इसमें हम जब व्यापक वाक्य की स्थापना करते हैं तो ये इतना सरल काम नहीं है कि एक बार बोल दिए व्यापक वाक्य की स्थापना हो गई। एक प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ते हैं और एक व्यापक जनरलाइज कॉन्सेप्ट तैयार करके एक व्यापक वाक्य की स्थापना करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक विशेष वाक्य को लेते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि राम मर जाता है, फिर श्याम मर जाता है, हरि मर जाता है, सीता मर जाती है, गीता मर जाती है। तब हम लास्ट में ये सभी लोगों को एक एक करके मरते हुए देखते हैं। तब ये कंसेप्ट हम बनाते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। यानी ये इतना सरल नहीं है। हमने बहुत दिनों तक बहुत सारा इसमें मैंने अध्ययन किया और इसमें पाया, या बहुत सारे अनुभव इसमें किया और पाया। लोग ये अनुभव करते हैं और पाते हैं, और दैनिक जीवन में लोग प्रायः ऐसा करते हैं और एक जनरल कंसेप्ट तैयार करते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये एक समानीकरण की प्रक्रिया है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो उसी स्टेप के अंतर्गत दार्शनिकों ने कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं, कुछ क्रियाएं, कुछ अवस्थाएं बताई हैं, जिसका हम क्रम से विश्लेषण करते हैं। ये साइंटिफिक इंडक्शन है, जिसको कि वैज्ञानिक आगमन कहा जाता है। वैज्ञानिक आगमन वैज्ञानिक आगमन के अंतर्गत हम इसमें विशेष उदाहरणों के निरीक्षण के पश्चात आगमनात्मक कुदान के फलस्वरूप एक व्यापक वाक्य की स्थापना करते हैं। ये वैज्ञानिक आगमन की परिभाषा है। विशेष उदाहरणों के निरीक्षण के पश्चात उसमें व्यापक आगमनात्मक छलांग लगाते हैं, तब एक जनरल वाक्य की स्थापना करते हैं। इसी को हम वैज्ञानिक आगमन कहते हैं या साइंटिफिक इंडक्शन कहा जाता है। अब स्तर मतलब एक क्रम है, एक अवस्था है, एक स्टेजेस है। वो है सबसे पहले परिभाषा, फिर ऑब्जर्वेशन निरीक्षण, उसके बाद परिकल्पना जिसको प्राक कल्पना हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर जनरल वाक्य तैयार कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, फिर लास्ट में उसको वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है। जैसे हमने बताया है कि वैज्ञानिक आगमन जो होता है उसका दो आधार है। सबसे पहले उसका आधार है कारण कार्य नियम। दूसरा आधार उसका माना जाता है प्राकृतिक समरूपता नियम रूपता नियम। कार्य कारण नियम के अनुसार प्रत्येक घटना के कारण होते हैं, बिना कार्य का कोई
कार्य उत्पन्न नहीं होता है और कार्य कारण सिद्धांत है वो वैज्ञानिक आगमन का एक आधार माना जाता है। दूसरा है प्राकृतिक समरूपता नियम, यानी प्रकृति सम परिस्थिति में समान व्यवहार करती है, तो उसको प्राकृतिक समरूपता नियम कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए सुबह में सूर्योदय होता है, शाम को अस्त होता है, तो ये रोज की प्रक्रिया है और प्रकृति हमेशा ही सुबह में सूर्योदय और शाम को अस्त होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे द्वारा जो जनरल सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, एक सामान्य वाक्य की स्थापना की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम कैसे बढ़ेंगे। हमने कहा विशेष उदाहरण, हम लोग सब छोटे-छोटे उदाहरणों को लेते हैं। फिर उन उदाहरणों को हम कई अनुभव करते हैं या पिछले घटना को देखते हैं, आगे की भविष्य में ऐसे होने की संभावना व्यक्त करते हैं। तो इसके आधार पे कि घटनाओं को निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई घटना का कारण है तो ये पता लगाते हैं कि प्रकृति में क्या हमेशा ही उस समान परिस्थिति में सामान्य कार्य उत्पन्न करती है, समान कारण होने से सामान्य कार्य उत्पन्न करता है। यह सामान्यीकरण हमारे यथार्थ व्यापक वाक्य या इंडक्शन होगा। जब हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो ये व्यापक वाक्य होता है और ये इंडक्शन। मान लिया जाए हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को मलेरिया हो गया है, तो हम ये कहते हैं मलेरिया का कारण जो फीमेल है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये हम इसकी व्याख्या किए हैं कि मलेरिया का कारण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हुआ है। तो पूर्व में हमने ये ऐसी घटनाओं को देखा है और भविष्य में कई घटनाओं का अनुभव करने के बाद हम ये संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि भविष्य में भी मादा एनाफिल मच्छर काटने से हुआ है। अब ये पता लगाते हैं, उसको सबसे पहले पता लगाते हैं बुखार लगा है तो बुखार क्या जाड़ा लेकर के आ रहा है या नॉर्मल हुआ है, या उसको बुखार है तो क्यों हुआ है, कि बारिश में भीगा है या ऐसे ही हुआ है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से हुआ है, या पानी का आसपास में प्रकोप ज़्यादा होने से वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं वैसे हुआ है। तो हम कई घटनाओं का, कई कारणों का पता लगाते हैं, उसके बाद हम उसको उस पर व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हमें ये भी ध्यान में रहना पड़ता है कि प्रकृति सम परिस्थिति में समान व्यवहार करती है। तो मादा एनाफिलीज के मच्छर काटने से मलेरिया बुखार होता है। ये प्राकृतिक एकरूपता या समरूपता का नियम है। हमेशा मादा एनाफिलीज मच्छर काटा है तो मलेरिया हुआ है। वर्तमान में मलेरिया का कारण पता लगाकर हम प्राकृतिक समरूपता या एकरूपता में विश्वास करके एक सामान्य निर्णय लेते हैं कि सभी मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है और ये एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया है जिसके जनरल इंडक्शन कहा जाता है और एक व्यापक वाक्य की मैंने स्थापना कर डाली है। अब कोई भी घटना घटता है तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं वो घटना का कारण क्या है, कारण को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जब कारण को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तब हमें ये लगता है कि आखिर में कोई भी घटना हुआ है तो उसका कारण क्या है। अब कारण को कैसे ढूंढा जाए, क्या वही कारण से वही कार्य उत्पन्न होता है, हमें ये भी प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता है कि जब जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटा है फीमेल तब तब बुखार हुआ है। तो ये हम घटना का हम बराबर उसका बराबर हम ये ऐसा देखे हैं, तभी हम एक जनरल कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। हमें पहले समझ लेना चाहिए कि मलेरिया का लक्षण क्या है। सबसे पहले हम जब किसी पर मलेरिया का मच्छर काटने से उसको बुखार लग रहा है तो हम देखेंगे मलेरिया का लक्षण क्या है। उसको ठंडा लग के बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, जा रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन कंटिन्यूस उसको बुखार आ रहा है और जा रहा है। तब हम कहते हैं कि इसको मलेरिया के मच्छर काटने से मतलब एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया हुआ है। तो यहाँ एक परिभाषा मैंने तैयार कर लिया है। मच्छर काटने के कारण बुखार होना, जाड़ा के साथ आना, लगातार बुखार रहना, सुबह शाम रहना, ठंड लगना,
तो ये सब लक्षण मैंने परिभाषित कर लिया है। हम क्या आप भी इसको परिभाषित कर सकते हैं और परिभाषा के पश्चात ही हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, जिसका मैंने वर्णन डेफिनेशन में किया है। अब दूसरा है ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण की प्रक्रिया। निरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी घटना हमारे सामने उपस्थित होती है उसके विभिन्न उदाहरण हो सकते हैं। उन उदाहरणों का हम उस उदाहरणों का निरीक्षण जब तक नहीं होगा तब तक किसी कार्य के कारण का पता लगाना संभव नहीं है। मलेरिया के कारण का पता लगाने के लिए कुछ रोगियों का निरीक्षण करना पड़ेगा, तभी हम उसके मलेरिया के कारण का पता चल सकता है। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में विभिन्न आयु वर्ग स्थान पर रहने वाले लोगों, विभिन्न आहार लेने वाले लोगों, सबका हम निरीक्षण करते हैं। तो हम निरीक्षण करते हैं कि अलग अलग उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं कि सब आदमी का आहार प्रणाली सब अलग अलग है, क्योंकि हमने कहा कि एक घटना के कई कारण हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के लिए विभिन्न आयु के वर्गों को छांटा, विभिन्न आहार प्रणाली करने वाले के लोगों को उसके कैटेगरीज में डिवाइड किया। फिर वस्त्र पहनते हैं लोग, उसका भी डिवाइड किया, कैसे वातावरण में रहते हैं वो भी डिवाइड किया। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो अनावश्यक बातें हैं उसको मैंने छांट दिया। अच्छा, विभिन्न मौसम में रहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, उसको साइड किया। फिर ये क्या है कि विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, भाई वो भी अनावश्यक है, उसको छाट दिया। विभिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं लोग, तो उसको भी छाट दिया। अब ये रहा कि लोगों तब लास्ट में पहुँचे कि हम ऑब्ज़र्व करते करते लास्ट में हम ई प्रक्रिया में पहुँचे कि आहार के, भोजन के और रहन सहन से इससे मतलब नहीं है, लेकिन मलेरिया का एनाफिलीज मच्छर काटता है तो इसका मतलब है अमुक क्षेत्र में मच्छर है और वहाँ पानी जमाव है या ड्रेन साफ़ नहीं हुआ है, फिर वहाँ मच्छर ने अंडा दिया है, फिर आया और काटा है। तो वो आसपास के इलाका में हम देखते हैं कि वो पर्यावरण उसका कैसा है, साफ़ सुथरा है या नहीं, या जल जमाव ज़्यादा है जहाँ मच्छर पनपने की संभावना है। उसके आधार पर हम उसका निर्णय करते हैं कि आखिर में उसका कारण क्या हो सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, तो एक निश्चित जो कारण है उसका हम पता लगाते हैं। जो अनावश्यक बातें हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को बहिष्करण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहा जाता है। अनावश्यक बातों को हटा दीजिए, जो ज़रूरी बातें हैं उसको रख लीजिए। तो परिस्थितियाँ के को बदल बदल कर निरीक्षण करते हैं, जिसे ऑब्जर्वेशन बाय वेरीफाइंग द सर्कमस्टेंसेस कहा जाता है। यहाँ जिस घटना का हम निरीक्षण करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में देखा गया है कि उसका कारण नहीं मिल पाया है, तो हम उसको बदल बदल कर ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि हम जैसे विभिन्न आयु के लोग हैं, तो हम देखते हैं कि 50 से 60 के बीच के लोग हैं, 40 से 50 है, 30 से 20 है, 20 से 10 के लोग हैं और 10 से नीचे के लोग हैं। तो इन सभी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि वो किसी भी आयु के, किसी भी वर्ग के, किसी भी आयु के लोगों को मलेरिया हो सकता है। तो हम इसको बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं, अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस में पहुंचते हैं जहां हम निष्कर्ष ये निकालने का प्रयास करते हैं कि परिस्थिति मतलब अलग अलग कपड़े पहनना या ना पहनना और विभिन्न आयु वर्गों के से इसको कोई लेना देना नहीं है, किसी भी लोग को मलेरिया हो सकता है। यहाँ पर इस निरीक्षण के वक्त हम उदाहरण या संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ आता है। सबसे पहले विश्लेषण, फिर बहिष्करण और फिर परिस्थिति को बदल बदल कर कल्पना करना, परिस्थिति को बदल बदल कर उसका मतलब अध्ययन करना। तो ऑब्जर्वेशन में 3 बातें आई।
सबसे पहले आपने उसका विश्लेषण किया, फिर बहिष्करण किया, फिर परिस्थिति बदल बदल कर अध्ययन किया। तो एक प्रक्रिया होता है, जो स्टेज होता है, क्रियाएँ होते हैं, क्रमवार होता है, वो हमने देखा कि किस प्रकार हमने निरीक्षण किया, ऑब्ज़र्व करके ये निष्कर्ष पर पहुँचा, निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, कि ऑब्ज़र्व करने का प्रयास किया कि वैज्ञानिक आगमन में किस प्रकार अनावश्यक बातों को हटाया जाता है और उसकी ऑब्ज़र्व किया जाता है। अब यह थर्ड स्टेज आया, हाइपोथेसिस। सबसे पहले यहाँ पर एक कल्पना तैयार किया जाता है। यहाँ कार्य क्या है? सबसे पहले हमने देखा है कि बुखार लगा है, तो बुखार के तो कई कारण हो सकते हैं। बुखार का कारण टाइफाइड भी, मतलब कई कारण हो सकते हैं। उसको पेट में प्रॉब्लम है, टाइफाइड है, सर दर्द है, सर्दी खांसी हो गया है, या फिर उन्होंने मतलब उसको कोई और गंभीर बीमारी है, बुखार। तो यहाँ पर कई तरह के मैंने प्राक कल्पनाएं लगाई, कई तरह के। आप भी कई तरह के, कोई भी इंसान कई तरह के कल्पना कर सकता है। मतलब उसको हो सकता है कि आपने एक इमेजिनेशन किया है, कार्य है केवल बुखार लगना, इमेजिनेशन आपने बहुत किया है। तो बहुत जब इमेजिनेशन आप करते हैं तो उस पर एक कल्पना तैयार होती है कि आखिर में इसके फीवर का क्या कारण। सबसे पहले आपने देखा टाइफाइड। टाइफाइड मतलब कि उसको इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है, तो वो गंदे पानी से फैलता है। तो गंदे पानी इन्होंने पिया है, साफ़ नहीं हुआ, हाइजीनिक पानी नहीं पिया है, तब हुआ है। तो देखा कि इन लोगों ने साफ़ पानी पिया है, उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको कल्पना, तो ये अनावश्यक हुआ, उसको हटाया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर इसका कारण हो सकता है कोई गंभीर बीमारी हो, तो पूरा बॉडी टेस्ट करवाया, तो पता चला इसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। फिर उसके बाद फिर उसको फिर आप उसको फिर ये कल्पना करते हैं, हो सकता सॉरी, हो सकता है इसको सिर दर्द हो, इसीलिए इसको फीवर हुआ है, तो उस पर भी परिकल्पना करते हैं। लेकिन पाते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। लास्ट में जब ब्लड टेस्ट होता है, तब बात खुलकर सामने आता है कि इसका रक्त में मादा एनाफेलीज मच्छर काटा है, उसका लार्वा है, इसके कारण इसको मलेरिया हुआ है और इसीलिए बुखार आ रहा है। और बुखार का कारण मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो यहाँ पर कई संभावनाएं थी, एक कारण पूर्ववर्ती, कार्य अनुवर्तित, इस तरह हमने कई संभावनाओं पर विचार किया। एक एलिमिनेट किया, एक ये किया, एक ये लिया, दूसरा छोड़ा। इस तरह कार्य के कई कारण हो सकता है। तो हम सभी का एक हाइपोथेसिस के आधार पर हम कल्पना करते हैं, उसके बाद एक निरीक्षण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जाहिर है कि कई अधिक पूर्ववर्ती घटना हम करते हैं, एकाएक इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। हम उस पर कई, जैसे परिकल्पना के द्वारा हम निष्कर्ष पहुँचते थे। मान लिया जाए पुलिस ने पकड़ा है किसी चोर को, कोई कंप्लेन किया है कि इन्होंने चोरी किया है, तो ये चोरी किया है, क्या किया है, ये उसके निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और ये चोरी किया इसीलिए उसको पकड़ा है। क्या किया नहीं किया, ये पुलिस कई तरह के तहकीकात करती है, तब ये निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो हमारा भी दैनिक जीवन में जो हाइपोथेसिस होता है, वो पहले कई संभावना कारण का पता, कई कल्पना की जाती है, उसके बाद एक एक करके निरीक्षण करने के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगला है कि जनरलाइजेशन। फिर क्या होता है कि हमारे सामने जितने भी घटनाएं हैं, उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट तैयार किया। हमने पूर्व में देखा है कि जितने लोगों को मलेरिया मच्छर काटा है, उसमें ये हुआ है कि उसको सुबह शाम बुखार आया है, और बुखार आने के बाद उसको ठंडा ठंडा के साथ आता जाता है बुखार। और बुखार जो है वो मतलब एक टिकता नहीं है, एक प्रक्रिया के तहत अप एंड डाउन होता रहता है, और उसको ठंड ज़्यादा लगती है। तो ये एक जनरलाइज मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, या हम जनरलाइज कॉन्सेप्ट एक तैयार करते हैं, जिसमें यह निष्कर्ष निकालते हैं। इसी को जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, कि सभी
मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया बुखार होता है, अगर किसी को काटा है तो होगा। यही ये जनरल कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे आया, जब ये सामान्यीकरण का अर्थ है कि एक मलेरिया रोगी एनाफिलीज मच्छर काटने से हुआ है, फिर कल्पना के आधार पर करते हैं। अब यहाँ पर आया जांच की अवस्था, जिसको कि वेरिफिकेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि यह पूर्णतः वास्तविक संतोषजनक नहीं होता है, इसीलिए सामान्यीकरण की जांच की ज़रूरत पड़ती है। यह सदा सत्य माना जाता है। इस अवस्था में हम सामान्यीकरण की जांच करते हैं, हम वस्तु स्थिति से मिलकर सचमुच मलेरिया एनाफिलीज काटा है या नहीं, इसका एक मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं। मतलब एक उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन की दो प्रक्रिया है, एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हमने मादा ब्लड लिया, टेस्ट कराया, उसमें पता चल गया कि इसके खून में वो मादा एनाफिलीज मच्छर के लार्वा हैं, उपस्थित है, इसीलिए इसको ठंडा के साथ। और इनडायरेक्ट मेथड में ये हो जाता है कि उसमें जांच की प्रक्रिया परोक्ष रीति में जांचने का तरीका यह है कि सामान्यीकरण से कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष वास्तविकता से मेल खाता है तो सामान्यीकरण सत्य माना जाता है, और इसी को सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया में जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो एक व्यापक कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन की अवधारणा हमारे अंदर पैदा होती है। जब व्यापक कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन की अवधारणा हमारे पास पैदा होती है, तो एक ऐसी निष्कर्ष की हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमारी जो निर्णय की प्रक्रिया है वो सत्य मानी जाती है, और जनरल कॉन्सेप्ट में हमारा निर्णय जांच के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से उसको मतलब मलेरिया हुआ है। तो आपने देखा कि ये सब स्टेजेस हैं, साइंटिफिक इंडक्शन के स्टेजेस हैं, डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन। एंड इन वैज्ञानिक अनुमान की प्रक्रिया, आगमन की प्रक्रिया, जो अनुमान का उपयोग हम जहाँ कर रहे हैं, वहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट तैयार करके एक डिफरेंट स्टेज से गुजरते हुए तब हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इस प्रकार आज मैंने साइंटिफिक मेथड जो इंडक्शन का है उसको मैंने विस्तार से बताया है। अब अगली कक्षा में इसके आगे के प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।